अभी तक हम लोगों ने किंगडम मोनेरा कंप्लीट कर लिया। हमने बता रहे थे RH टेकर के 5 किंगडम क्लासिफिकेशन पढ़ रहे थे, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमिलिया। ठीक है, इसमें से पहला किंगडम का नाम था मोनेरा, जो हमने कंप्लीट कर लिया। किंगडम मोनेरा हमारा बैक्टीरिया खत्म हो गया। ये बहुत बड़ा पोर्शन था, यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं, इसलिए किंगडम मोनेरा को सबसे ज्यादा डिटेल में पढ़ाया था हमने। किंगडम मोनेरा से कुछ आपका किंगडम मोनेरा में बैक्टीरिया जो पढ़ना है, बैक्टीरिया मतलब प्रोकैरियोटिक सेल पढ़ना है, तो आप सेल चैप्टर जब पढ़ेंगे, सेल चैप्टर में आपको बहुत सारी हेल्प मिलेगी प्रोकैरियोटिक सेल पढ़ने में। इसलिए किंगडम मोनेरा को हमने आपको डिटेल में पढ़ाया। अब हम बात करते हैं दूसरा किंगडम की, किंगडम प्रोटिस्टा। इसको ज्यादा डिटेल में नहीं पढ़ेंगे, इसको थोड़ा शॉर्ट में ही पढ़ेंगे। किंगडम प्रोटिस्टा सेकंड किंगडम, ये किंगडम प्रोटिस्टा। इस किंगडम की बात करें, इस किंगडम की कुछ खास बातें हैं, जैसे कि इस किंगडम के सारे ऑर्गेनिज को पढ़ा चुके हैं पहले भी, आपको पता होगा आंसर, तो बताइएगा। किंगडम प्रोटिस्टा के सारे ऑर्गेनिज यूनिसेलुलर होते हैं या मल्टीसेलुलर होते हैं, आपको पढ़ा चुके हैं। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज होते हैं इसमें। यूनिसेलुलर मतलब इनके शरीर में मात्र एक ही सेल से मिलकर बना होगा। ठीक है, और आपके कहाँ रहने वाले ऑर्गेनिज होंगे ज्यादातर ये ऑर्गेनिज होते हैं प्राइमरी एक्वेटिक एनिमल होते हैं, प्राइमरी एक्वेटिक होते हैं। एक्वेटिक मतलब पानी में रहना पसंद करते हैं, पानी के आसपास रहना पसंद करते हैं, तो ज्यादातर ये पानी में रहते हैं। तो प्रोटिस्टा ग्रुप के सारे ऑर्गेनिज यूनिसेलुलर होंगे, पानी में रहेंगे। ठीक है, तीसरी बात, ये कैसे होंगे आपके प्रोकैरियोट है या यूकैरियोट है, तो ये यूकैरियोट ऑर्गेनिज में आएंगे। यूकैरियोट का मतलब क्या होता है, इनके शरीर में ट्रू न्यूक्लियस होगा या नहीं होगा? हाँ, इनके शरीर में ट्रू न्यूक्लियस होगा। ठीक है, इसलिए इनके शरीर में न्यूक्लियस होगा, न्यूक्लियोइड नहीं होगा, न्यूक्लियस होगा, इसलिए इन्हें हम यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म कहेंगे। फिर अगली बात करें इसके बारे में, इस ग्रुप के मेंबर का मालूम चल गया, यूनिसेलुलर यूकैरियोट है, एक्वेटिक एनवायरनमेंट में रहना पसंद करते हैं। ठीक है, क्या ये लोकोमोशन कर सकते हैं? हाँ, कर सकते हैं। इनके पास लोकोमोशन करने के लिए फ्लैजिला एंड सीलिया ये पाए जाते हैं। फ्लैजिला भी होता है और सीलिया भी पाया जाता है। फ्लैजिला और सीलिया की मदद से ये आराम से लोकोमोशन कर सकते हैं। फ्लैजिला और सीलिया की मदद से ये आराम से लोकोमोशन कर सकते हैं, एक दूसरे जा सकते हैं। इनके लिए प्राइमरी ऑर्गन क्या हुआ, रिप्रोडक्शन करने, लोकोमोशन करने का ऑर्गन, लोकोमोटिव ऑर्गन सीलिया और फ्लैजिला। फिर बात करें कि इस ग्रुप में कौन कौन से एग्जाम्पल है, इसके एग्जाम्पल की बात करें तो आपको इस ग्रुप में 4 ऑर्गेनिज को पढ़ना है। किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर हम आपको सिर्फ 4 ऑर्गेनिज को पढ़ाएंगे। कौन कौन से ग्रुप को पढ़ाएंगे? पहले ग्रुप का नाम होगा डायनोफ्लैजिलेट, डायनोफ्लैजिलेट पहला ग्रुप पढ़ाएंगे। सेकेंड ग्रुप पढ़ाएंगे आपको क्राइशोफाइटा, क्राइशोफाइटा के बारे में, गोल्डन एल्गी इसी में पढ़ेंगे। तीसरा ग्रुप के बारे में पढ़ाएंगे आपको यूग्लेनॉइड के बारे में पढ़ाएंगे। चौथा पढ़ेंगे हम इसके अंदर, इस ग्रुप में और चौथा क्या पढ़ेंगे, स्लाइम मोल्ड के बारे में पढ़ेंगे, स्लाइम मोल्ड के बारे में पढ़ेंगे। और लास्ट है प्रोटोजोआ के बारे में पढ़ेंगे। इतनी चीजों पे, इन पांचों को इस ग्रुप के अंदर, किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर 5 और तरह के ऑर्गेनिज को 5 ग्रुप में बांट दिया गया किंगडम प्रोटिस्टा को। वो 5 ग्रुप कौन कौन से हैं? डायनोफ्लैजिलेट, क्राइशोफाइटा, यूग्लेनॉइड, स्लाइम मोल्ड और प्रोटोजोआ। इनको हम एक एक करके आपको पढ़ाएंगे डिटेल में। ठीक है, फिर और एक बेसिक बात जान लेते हैं, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं, इनको पढ़ेंगे अभी हम लोग डिटेल में ना। ये अगली बार जान लेते हैं कि किंगडम प्रोटिस्टा के जो ऑर्गेनिज्म है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं या असेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं, तो दोनों करते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, दोनों तरह का रिप्रोडक्शन इसमें देखने को मिलता है। जबकि हमने मोनेरा जब पढ़ रहे थे तो मोनेरा ग्रुप के ऑर्गेनिज सिर्फ और सिर्फ असेक्सुअल कर सकते थे, लेकिन ये दोनों तरह का रिप्रोडक्शन कर सकते हैं। सेक्सुअल एंड असेक्सुअल दोनों तरह का रिप्रोडक्शन इनमें पाया जाता है। तो ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी कर सकते हैं और असेक्सुअल भी कर सकते हैं। अब हम बात करें ये असेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे करेंगे और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे करेंगे। तो असेक्सुअल जैसा बाकी के ऑर्गेनिज करते थे वैसा ही असेक्सुअल ये भी करेंगे। अगर हम बात करें असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन 2 तरीके से कर सकते हैं। पहला बाइनरी फिजन के थ्रू। बाइनरी फिजन को पढ़ा चुके हैं तो बार बार पढ़ाने की जरूरत नहीं है। बाइनरी फिजन, बाई मतलब 2, बाइनरी मतलब इनकी बॉडी 2 बराबर भागों में बढ़ जाएगी, 2 पार्ट में डिवाइड हो जाएगी। इस घटना को बाइनरी फिजन कहेंगे। इस तरह बच्चा पैदा कर सकते हैं।
दूसरा, स्पोर के थ्रू बच्चे पैदा कर सकते हैं, तो ये पढ़ा चुके हैं आपको। अपने चारों तरफ एक हार्ड मटेरियल का स्पोर बना लेंगे और उस तरह बच्चे पैदा कर सकते हैं, तो बोलेंगे स्पोर बनाकर बच्चे पैदा कर रहे हैं। ये असेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने के तरीके हो गए। अब इनको मन हुआ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने का, तो कैसे बच्चे पैदा करेंगे? तो अगर हम बात करें इनको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन 3 तरह से करते हैं। 3 तरह का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बांटा गया। पहला आइसोगेमी, दूसरा एनआइसोगेमी, तीसरा ऊगेमी। ये 3 तरह का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं। अब ये तीनों रिप्रोडक्शन डिफरेंस क्या है? आपको मालूम होगा जब भी कोई भी ऑर्गेनिज्म सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होगा? मेल गैमेट होंगे, बनेगा, जैसे मेल के शरीर में बनेगा स्पर्म बनता है तो मेल गैमेट, और एक फीमेल गैमेट बनता है जैसे ओवा। मेल गैमेट और फीमेल गैमेट बनेंगे पहले, और ये मेल गैमेट और फीमेल गैमेट जब फ्यूज होंगे तब जाकर बच्चा पैदा होगा। बच्चे का जन्म कैसे होगा? मेल और फीमेल गैमेट के मिलने से, स्पर्म और ओवा के मिलने से। पता है नहीं बात सबको? तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में 2 गैमेट बनेंगे, मेल और फीमेल, और दोनों गैमेट मिलेंगे तब जाकर बच्चा पैदा होगा। ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ये बात है। तो बात क्या है? पहला टाइप, अगर मेल और फीमेल गैमेट सेम दिखते हैं देखने में, देखो ये मेल गैमेट ऐसा था, ये रहा मेल गैमेट और ये रहा फीमेल गैमेट, दोनों देखने में सेम दिख रहे हैं, तो अगर दोनों सेम दिख रहे हैं, इनके मिलने से बच्चा पैदा हुआ, बताओ कौन सा? इसके मिलने से बच्चा पैदा हुआ, जाइगोट पैदा हुआ। तो बताओ इस तरह के फ्यूजन को, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को कौन सा कहेंगे? आइसोगेमी। आइसो का मतलब था सेम, गैमी मतलब गैमेट्स, तो आइसो मीन्स सेम और गैमी मीन्स गैमेट। अगर दोनों गैमेट, मेल एंड फीमेल गैमेट सेम दिखाई देते हो देखने में, इस घटना को आइसोगेमी कहेंगे, पहली घटना। दूसरी घटना, अगर मेल गैमेट और फीमेल गैमेट सेम दिखाई ना दे रहे हो, ये मान लो ये रहा मेल गैमेट और ये रहा फीमेल गैमेट, देखो दोनों सेम नहीं दिख रहे हैं, ये अलग डिजाइन है और ये अलग डिजाइन है। मेल गैमेट अलग तरह का दिख रहा हो, फीमेल अलग तरह का दिख रहा हो, और दोनों मिलकर बच्चे पैदा कर रहे हो, दोनों गैमेट मिलकर जाइगोट बना रहे हो, तो इस तरह की रिप्रोडक्शन को क्या कहेंगे? सेम ना हो तो बोलेंगे एनआइसोगेमी। अगर मेल और फीमेल गैमेट सेम ना हो, इफ मेल एंड फीमेल गैमेट आर डिफरेंट, मेल और फीमेल गैमेट डिफरेंट दिखाई दे रहे हो, मेल और फीमेल गैमेट, तो बोलेंगे एनआइसोगेमी हो रहा है। तीसरा टाइप, तो तीसरा टाइप क्या है? ये तीसरा टाइप एक तरह का एनआइसोगेमी ही है, दोनों सेम दिखाई नहीं दे रहे हैं, लेकिन स्पेशल कंडीशन है। मेल गैमेट कैसा होना चाहिए? मेल गैमेट छोटा सा होना चाहिए और मोटाइल होना चाहिए, स्मॉल, छोटा सा और मोटाइल, मूवेबल हो सके, यहां से जा सके। और फीमेल गैमेट कैसा हो? बड़ा साइज का हो लेकिन नॉन मोटाइल हो। कैसा? मेल गैमेट कैसा होना चाहिए? स्मॉल इन साइज, स्मॉल एंड मोटाइल। मोटाइल मतलब मूवमेंट कर सके, एक जगह दूसरी जा सके। और फीमेल गैमेट कैसा होना चाहिए? लार्ज साइज का होना चाहिए लेकिन नॉन मोटाइल हो। नॉन मोटाइल मतलब यहां से वहां मूव ना कर सके, तो ऐसी कंडीशन दिखेगी, तो इस स्पेशल एनआइसोगेमी कंडीशन को ही ऊगेमी के नाम से जानते हैं। ऊगेमी में क्या होता है? मेल गैमेट जो होगा, मेल गैमेट जो होगा कैसा होगा? स्मॉल होगा और मोटाइल होगा। और फीमेल गैमेट कैसा होगा? फीमेल गैमेट लार्ज होगा और नॉन मोटाइल होगा। नॉन मोटाइल मतलब मूवमेंट नहीं कर सकता है। इस कंडीशन को ऊगेमी कहते हैं। और ऊगेमी हमारे शरीर में कौन सा होता है? अपने शरीर का सोचिए, बताओ। हमारे शरीर में यही ऊगेमी होता है। हमारा स्पर्म जो होता है, मेल गैमेट, वो छोटा सा होता है और मोटाइल होता है। हमारा ओवा जो होता है, सेल बड़ी सेल होती है लेकिन नॉन मोटाइल होती है। मतलब हमारे शरीर में कौन सा होता है? ऊगेमी। लेकिन अभी हम पढ़ किसका रहे हैं? प्रोटिस्टा का। तो प्रोटिस्टा में कौन सा तरह का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने मिलेगा? तीनों में से कोई भी देखने मिल सकता है, याद रखिएगा। बोलेंगे कि प्रोटिस्टा ग्रुप के ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्शन कैसे करते हैं? आइदर असेक्सुअल या सेक्सुअल।
असेक्सुअल करेंगे तो बाइनरी फिजन भी कर सकते हैं और स्पोर फॉर्मेशन भी कर सकते हैं। लेकिन अगर सेक्सुअल किए तो उसके अंदर 3 घटना है, आइसोगेमी, एनाइसोगेमी और ऊगेमी। ये तीनों में से कोई भी तरीके से बच्चे पैदा कर सकते हैं। आइसोगेमी, एनाइसोगेमी और ऊगेमी को किसमें रखा गया है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। और बाइनरी फिजन और स्पोर फॉर्मेशन को रखा गया है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। इतनी बात आपको क्लियर हो गई? अगर इतनी बात क्लियर हो गई तो और आगे चलते हैं। आपको छोटा सा कॉन्सेप्ट बताते हैं, बचपन से आपको पता है, सबको पता है, सिर्फ बताने की तरीका बदल देते हैं बस। देखो, आपको पता है एक मेल होगा, एक फीमेल होगी, एक मेल होगा, एक फीमेल होगी, एक लड़का होगा, एक लड़की होगी, पता है ना? आगे देखते हैं। मेल के शरीर में जब बच्चा पैदा करना होगा तो मेल को बच्चा पैदा करने के लिए क्या बनाना पड़ेगा? मेल गैमिट बनाना पड़ेगा। जैसे स्पर्म बनेगा आपके शरीर में, लड़कों के शरीर में क्या बनेगा? लड़का होगा, एक लड़की होगी। लड़के के शरीर में स्पर्म बनेगा, लड़की के शरीर में बच्चा पैदा करने के लिए क्या बनेगा? ओवा बनेगा। ये पता ही आपको। बाद में क्या होगा? मेल का स्पर्म और फीमेल का ओवा दोनों फ्यूज कर जाएंगे और इस घटना को फर्टिलाइजेशन कहेंगे। सबको पता है, सब बिल्कुल बच्चा वाला चीज पढ़ा रहे हैं, लेकिन आपको ये काम आएगा। फर्टिलाइजेशन कहेंगे। मेल का स्पर्म और फीमेल का ओवा मिल गया और बनने वाली चीज को क्या कहेंगे? जब स्पर्म ओवा के मिलने से मेल और फीमेल गैमेट के, मेल और फीमेल गैमेट के मिलने से जो बना, फीमेल गैमेट के मिलने से बना, उसे क्या कहेंगे? जाइगोट के नाम से जानेंगे। सबको पता है ये बात। जाइगोट और बड़ा होगा तो आगे जाकर क्या बनाएगा? जाइगोट आगे जाकर एम्ब्रियो बनाएगा और एम्ब्रियो से आगे जाकर एक नया ऑर्गेनिज्म बनेगा, एक नया बेबी पैदा होगा, नया ऑर्गेनिज्म पैदा होगा। ये आपके शरीर में ऐसी घटना होती है। होता है कि नहीं होता? बिल्कुल होता है, सबके शरीर में होता है। चलिए अब क्वेश्चन पूछते हैं आपसे, आपके शरीर में कितने क्रोमोसोम होते हैं? किसी को पता है? हमारे शरीर में 46 क्रोमोसोम है। कितने हैं? 46 क्रोमोसोम है। लड़कों के शरीर में 46, लड़कियों के शरीर में 46, दोनों बराबर होते हैं। तो चाहे लड़का हो चाहे लड़की, दोनों के शरीर में 46 क्रोमोसोम होते हैं। बताइए मेरे शरीर में हाथ की सेल में कितने क्रोमोसोम होंगे? पैर की सेल में कितने होंगे? नाक की, गाल की, मुंह की, कहाँ की सेल में कितने कितने क्रोमोसोम होंगे? आपको पता है हमारी पूरी बॉडी की हर एक सेल में, जितनी भी सेल हमारी बॉडी में है, हर एक सेल में 46 ही क्रोमोसोम होंगे, बराबर नंबर ऑफ क्रोमोसोम होंगे, 46 क्रोमोसोम। लेकिन क्यों? क्योंकि हमारा पूरा शरीर किस घटना से बना है? माइटोसिस से बना है। लेकिन मेरे शरीर में कोई एक ऐसी तरह की सेल भी है जो मेरे शरीर में जिसमें 46 क्रोमोसोम नहीं है। बताओ मेरे शरीर में वो सेल कौन सी होगी? छाटो जल्दी से, ढूंढो उस सेल का नाम जो मेरे शरीर में जिसमें 46 क्रोमोसोम ना हो। आंसर होगा स्पर्म। लड़का है तो लड़कों के शरीर में मेल गैमेट जो बनते हैं, स्पर्म जो बनता है, वो माइटोसिस से नहीं बनता है, मियोसिस से बनता है। मियोसिस मतलब नंबर ऑफ क्रोमोसोम आधे हो जाएंगे। नंबर ऑफ क्रोमोसोम आधे हो जाएंगे तो 46 का आधा कितना होता है? कितना होगा? 46 का आधा होगा 23। मतलब मेरे स्पर्म की सेल में कितने क्रोमोसोम होंगे? 23। कोई लड़की होगी, उसके शरीर के ओवा की सेल में कितने होंगे? 23 क्रोमोसोम। याद रखिएगा, स्पर्म और ओवा मियोसिस से बनते हैं, इसलिए वहां पर नंबर ऑफ क्रोमोसोम आधे हो जाते हैं। ठीक है, तो हम बात करें, हम हैप्लॉइड है, डिप्लॉइड, तो डिप्लॉइड ऑर्गेनिज्म की बात करते हैं। कोई डिप्लॉइड ऑर्गेनिज्म है तो उसके शरीर में कितने क्रोमोसोम होंगे? 2n। लड़की भी कैसी होगी? डिप्लॉइड, तो शरीर में कितने क्रोमोसोम होंगे? 2n। अब इनमें कौन सी घटना होगी? जब गैमेट बनता है तो उसमें कौन सी घटना होती है? गैमेट बनते समय मियोसिस नाम की घटना आपके शरीर में होती है, मियोसिस। और इस घटना के दौरान जब गैमेट आपके शरीर में बनते हैं, मेल का स्पर्म में, मेल गैमेट में कितने क्रोमोसोम होते हैं? मात्र आधे। जितने यहां होंगे उसका आधा, 2n का आधा होता है यार। लड़की के शरीर के ओवा में कितने क्रोमोसोम होंगे? फीमेल गैमेट में आधे। फीमेल के शरीर में, फीमेल के शरीर में जितने भी क्रोमोसोम होंगे 46 थे, उसका आधा यहाँ 23 होगा। तो गैमेट में हमेशा नंबर ऑफ क्रोमोसोम आधे होते हैं। क्यों? क्योंकि वो मियोसिस से बनते हैं। अब देखो यहां कितने क्रोमोसोम थे? मेल गैमेट में n और फीमेल गैमेट में भी n, और ये दोनों मिल गए, बन गया जाइगोट। n और n मिल गया तो फिर जाइगोट में फिर से कितने हो गए? 2n। एक n यहां का और एक n यहां का, दोनों मिल गया, n + n = 2n। जाइगोट में 2n हो गए।
अब बताइए यहाँ पर 2n है, यहाँ पर हमारे बॉडी में माइटोसिस होगी। माइटोसिस में नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेम होते हैं, इसलिए 2n से 2n ही बनेगा एम्ब्रियो में। फिर यहाँ पे माइटोसिस ही होगी, और माइटोसिस ही होने की वजह से आपके बेबी के शरीर में भी 2n क्रोमोसोम होंगे, नए ऑर्गेनिज के शरीर में भी 2n क्रोमोसोम होंगे। और ये नया ऑर्गेनिज बाद में कुछ दिन के बाद अगर लड़का होगा तो लड़का बनाएगा, लड़की होगा तो लड़की बनाएगा, लड़की या लड़का होगा, फिर वो एडल्ट हो जाएगा। एक साइकिल बन गया। और बताओ इस साइकिल में ऑर्गेनिज कैसा रहा? डिप्लॉइड। अपने जीवन के मैक्सिमम टाइम में कैसा रहा? डिप्लॉइड रहा, डिप्लॉइड रहा, डिप्लॉइड रहा, डिप्लॉइड रहा। सिर्फ थोड़ी देर के लिए हैप्लॉइड हुआ, बाकी पूरे लाइफ टाइम में डिप्लॉइड था। इसलिए इस तरह की लाइफ साइकिल को हम क्या कहेंगे? इस तरह की लाइफ साइकिल कहेंगे डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल के नाम से जानेंगे, इसे कहेंगे डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल है। और बताओ इस पूरे लाइफ साइकिल में कहां पर मियोसिस हुआ? सिर्फ एक जगह मियोसिस हुआ है, बाकी जगह माइटोसिस हुआ है। यहां पर मियोसिस हुआ है, कहां हुआ? गैमिट बनते समय हुआ, इसलिए इस तरह की मियोसिस का नाम क्या होगा? गैमिटेंजियल मियोसिस कहेंगे। गैमिटेंजियल मियोसिस, गैमिट बनते समय मियोसिस हुआ, गैमिटेंजियल मियोसिस के नाम से जानेंगे। और इस तरह की लाइफ साइकिल को डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल कहेंगे। हर जगह डिप्लॉइड होगा, सिर्फ एक बार हैप्लॉइड हुआ है गैमिट बनते समय, सिर्फ एक ही बार मियोसिस हुआ। इस लाइफ साइकिल को डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल कहेंगे, और इस तरह के मियोसिस को गैमिटेंजियल मियोसिस कहेंगे। हमारे शरीर में कौन सा मियोसिस होता है? गैमिटेंजियल। हमारे शरीर की लाइफ साइकिल कौन सी है? डिप्लॉन्टिक। ये डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल होगी। अब इसके विपरीत, इसके अलावा उल्टा पढ़ते हैं इसका। अगर कोई ऑर्गेनिज्म है, हम देखते हैं कि दूसरे ऑर्गेनिज्म की बात करते हैं। अब हम देख लेते हैं, अगर कोई हैप्लॉइड ऑर्गेनिज्म है, पहले से ही हैप्लॉइड है, n नंबर ऑफ क्रोमोसोम ऑर्गेनिज के शरीर में ही है, मात्र इतने ही क्रोमोसोम है, एक ही सेट ऑफ क्रोमोसोम है। हैप्लॉइड मतलब वन सेट ऑफ क्रोमोसोम है, तो मात्र वन सेट ऑफ क्रोमोसोम से पूरे शरीर में है ही हैप्लॉइड ऑर्गेनिज्म है। लड़के के शरीर में भी हैप्लॉइड है, लड़की भी हैप्लॉइड है। तो बताओ उसके शरीर में यहां पर गैमिट बनना है, तो गैमिट बनते समय मियोसिस होगी क्या? एक नंबर ऑफ क्रोमोसोम है ही, अब उसको भी आधा कर सकते हैं क्या? नहीं कर पाएंगे, इसलिए यहां पर मियोसिस नहीं होगी। यहां पर फिर क्या होगी? माइटोसिस ही होगी, मियोसिस नहीं होगी। नंबर ऑफ क्रोमोसोम आधे नहीं होंगे। क्यों नहीं हुए? क्योंकि इसके पास आधा करने लायक कुछ है ही नहीं। दो होता तो आधा कर लेते, एक एक ले लेते, लेकिन इसके पास सिर्फ एक नंबर ऑफ क्रोमोसोम ही है, n नंबर ऑफ क्रोमोसोम ही है। हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, हैप्लॉन्टिक ऑर्गेनिज्म है, इसलिए इसमें यहाँ पर मियोसिस ना होकर क्या हुआ? माइटोसिस हुआ। हम बाद में ले लेंगे, अभी तुम्हारे पास एक ही रुपए है, क्या दोगे? एक ही किडनी है इसके पास, दो किडनी होती एक किडनी मांग लेते। बेचारे के पास एक ही किडनी है, मांगेंगे ना? मांगेंगे भैया, रखे रहो, तुम ही बचे रहो। जब तुम्हारे पास लेकिन दो होगी, हम ले लेंगे। तो देखा, लड़के के पास n नंबर ऑफ क्रोमोसोम था, लड़की के पास भी नंबर ऑफ क्रोमोसोम था, इसलिए यहाँ पर आधा ना किया, मियोसिस ना कर माइटोसिस ही की। और इसलिए गैमिट में कितने क्रोमोसोम होंगे? माइटोसिस से नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेम रहते हैं, जितना ऊपर होगा उतना नीचे होगा। यहाँ भी सेम होगा, n का n आएगा, नंबर ऑफ क्रोमोसोम आधे नहीं हुए। अब देखेंगे, मेल के पास n क्रोमोसोम, फीमेल के पास n क्रोमोसोम, एड और n मिलेंगे। जाइगोट कैसा होगा? जाइगोट के पास 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम हो गया जाइगोट के पास। देखो, लड़का हैप्लॉइड था, लड़की हैप्लॉइड थी। लड़के के हैप्लॉइड शरीर में माइटोसिस से गैमेट बने। किस घटना से सर बने? माइटोसिस हुई, नॉर्मल वाला। लड़की से माइटोसिस से बने, और ये दोनों गैमेट जब फ्यूज हुए तो 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम हो गया। अब देखो, हमारे उधारी चुकाने का समय आ गया कि नहीं आ गया? देखो, उधारी चुकाने का समय आ गया, इसके पास 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम है। अब इससे मांग लेते हैं। उस समय तो एक किडनी थी, नहीं मांगे थे, अब यहां मांग लेते हैं। तब यहां पर कौन सी घटना करेंगे? 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम है मेरे पास, यहां पर कौन सी घटना हुई? मियोसिस हुआ यहाँ पर मियोसिस जाइगोट में। और एम्ब्रियो नहीं बनेगा, डायरेक्ट आपका बेबी बन जाएगा, नया ऑर्गेनिज्म बन जाएगा। तो यहां पर मियोसिस हुई, मतलब आप देख सकते हो अपने पूरे लाइफ साइकिल में यहां भी हैप्लॉइड था, यहां भी हैप्लॉइड था, और यहां भी बेबी कैसा होगा? मियोसिस के बाद बना है, इसलिए नंबर ऑफ क्रोमोसोम फिर आधे हो जाएंगे। तो पूरे लाइफ साइकिल में हैप्लॉइड ही रह आया, इसलिए इस तरह की लाइफ साइकिल को कौन सी लाइफ साइकिल कहेंगे? हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। ये कौन सी लाइफ साइकिल है? हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल कहलाएगी। हैप्लॉन्टिक
लाइफ साइकिल। और बताओ यार मियोसिस कहां पर हुआ पूरी लाइफ साइकिल में? तो ये जाइगोट में हुआ मियोसिस, इसलिए इस तरह की मियोसिस को कौन सी मियोसिस कहेंगे? जाइगोटिक मियोसिस कहेंगे। इस मियोसिस का नाम रखा जाएगा जाइगोटिक मियोसिस। जाइगोटिक मियोसिस समझ गए होंगे आप लोग? जाइगोटिक मियोसिस, जाइगोट में मियोसिस हुई, क्योंकि यहां पर नहीं हुई, गैमेट बनते समय मियोसिस नहीं हुई। अगर गैमेट बनते समय मियोसिस होती तो गैमेटेंजियल मियोसिस होता। अगर जाइगोट में मियोसिस होगी तो जाइगोटिक मियोसिस। दो तरह की मियोसिस होती है। आपसे पूछे मियोसिस कितने तरह की है? दो तरह की, गैमेटेंजियल मियोसिस, जाइगोटिक मियोसिस। अगर गैमेट बनते समय मियोसिस होगी तो गैमेटेंजियल मियोसिस कहलाता है, अगर जाइगोट में मियोसिस होती है तो जाइगोटिक मियोसिस कहलाता है। अगर आपको ये समझ में आ गया है तो बहुत ज्यादा टेंशन नहीं लेना है, सिंपल सा लैंग्वेज में इतना समझा। अगर समझ में नहीं भी आया है तो सिंपल लैंग्वेज में एक बार और बता देते हैं। याद रखिएगा, अगर ऑर्गेनिज्म हैप्लॉइड है, हैप्लॉइड का मतलब होता है n नंबर ऑफ क्रोमोसोम है उसके पास, सिर्फ एक सेट ऑफ क्रोमोसोम है। हैप्लॉइड ऑर्गेनिज के शरीर में कौन सा लाइफ साइकिल चलेगा? हैप्लॉइड के शरीर में हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल चलेगा। हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, कौन सा लाइफ साइकिल चलेगा? हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल चलेगा। ठीक है। और हैप्लॉइड ऑर्गेनिज के शरीर में मियोसिस कहां होगा? जाइगोट में होगा, इसलिए जाइगोटिक मियोसिस होगा। ये दो वर्ड याद रखिएगा, जाइगोटिक मियोसिस। ये किसके लिए बात करते हैं? हैप्लॉइड ऑर्गेनिज के लिए। अगर ऑर्गेनिज डिप्लॉइड है, जैसे कि हम क्या है? डिप्लॉइड है, 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम होगा ऑर्गेनिज के पास, तो डिप्लॉइड ऑर्गेनिज के शरीर में कौन सा लाइफ साइकिल चलेगा? डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल चलेगा। डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल चलेगा। और इस ऑर्गेनिज में कौन सा मियोसिस होगा? हमारे शरीर में कम मियोसिस होता है, हमारे शरीर में मियोसिस होता है गैमेट बनते समय, इसलिए हमारे मियोसिस कहते हैं गैमेटेंजियल मियोसिस। गैमेटेंजियल मियोसिस के नाम से जानते हैं। ये दो लाइन याद रखना है बस। हैप्लॉइड में जाइगोटिक और डिप्लॉइड में गैमेटेंजियल मियोसिस होता है। इतना बात समझ गए हैं तो बहुत अच्छी बात है। अब हम लोग आगे क्या पढ़ेंगे? एग्जाम्पल्स को डील करेंगे कि किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर कौन कौन से एग्जाम्पल आते हैं। तो पहला एग्जाम्पल बताया था आपको डायनोफ्लैजेलेट। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे डायनोफ्लैजेलेट क्या होते हैं, कैसे होते हैं, किसे कहते हैं डायनोफ्लैजेलेट। तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में इसको डिस्कस करने वाले हैं। थैंक यू। तो हम लोग डिस्कस करेंगे, हमने बात कर रहे थे लास्ट क्लास में किंगडम प्रोटिस्टा की, और किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर हमने आपको 4 ग्रुप पढ़ाए थे, 5 ग्रुप पढ़ाए थे। कौन कौन से? पहला था डायनोफ्लैजेलेट, क्राइशोफाइट्स, यूग्लेनॉइड, स्लाइम मोल्ड और प्रोटोजोआ। ये 5 ग्रुप पढ़ाए थे। तो पहले ग्रुप का नाम था डायनोफ्लैजेलेट। अब आप देखेंगे डायनोफ्लैजेलेट के बारे में पढ़ते हैं। किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर पहला ग्रुप है डायनोफ्लैजेलेट। इसमें पहला वर्ड देखते हैं डाई, DI। डाई का मतलब होता है 2 और फ्लैजलेट मतलब होता है फ्लैजला। मतलब डायनोफ्लैजेलेट के शरीर में कितने फ्लैजला पाए जाते हैं? तो डायनोफ्लैजेलेट के शरीर में 2 फ्लैजला होते हैं, इसलिए इसको डायनोफ्लैजेलेट कहता है। 2 फ्लैजला पाए जाते हैं। पहली बात समझ में आई। दूसरी बात, डायनोफ्लैजेलेट में 2 फ्लैजला कहां होते हैं? एक फ्लैजला होता है लॉन्गिट्यूडनल पोजीशन पे, ऊपर से नीचे। दूसरा होता है ट्रांसवर्स पोजीशन पर। एक लॉन्गिट्यूडनल और एक ट्रांसवर्स, 2 अलग अलग पोजीशन पर फ्लैजला होते हैं। 2 फ्लैजला होंगे, दोनों एक साथ नहीं होंगे। एक लॉन्गिट्यूडनल होगा और एक ट्रांसवर्स होगा। इस तरह डायनोफ्लैजेलेट में 2 फ्लैजला होते हैं, एक लॉन्गिट्यूडनल और एक ट्रांसवर्स। इसी वजह से डायनोफ्लैजेलेट लोकोमोशन कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा? कर पाएगा। फ्लैजला की मदद से दाएं से बाएं भी जा सकता है और ऊपर से नीचे भी जा सकता है। ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूडनल दोनों डायरेक्शन में मूव कर सकता है डायनोफ्लैजेलेट। क्यों? क्योंकि इसमें 2 फ्लैजला होते हैं, एक उसको ट्रांसवर्स पोजीशन पर होता है, दूसरा लॉन्गिट्यूडनल पोजीशन पर होता है। अगली बात, डायनोफ्लैजेलेट कहां पर देखने मिलेंगे? डायनोफ्लैजेलेट आपको मेराइन वाटर में देखने मिलेंगे, समुद्र के पानी में। मेराइन वाटर में, समुद्र के पानी में। नॉर्मल वाटर में डायनोफ्लैजेलेट नहीं पाए जाते, नदी तालाब में नहीं मिलते। तो जनरली कहां देखने मिलेंगे आपको? अगर डायनोफ्लैजेलेट से मिलने की इच्छा है तो आपको कहां जाना होगा? समुद्र में, सी वाटर में, मेराइन वाटर में। ठीक है। क्या ये फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल, फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं। ऑटोट्रॉप है, फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं, ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म में आते हैं। ठीक है। तो किंगडम प्रोटिस्टा वैसे ऑटोट्रॉपिक है ही, मैक्सिमम इसके मेंबर ऑटोट्रॉपिक हैं, फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं। तो ये भी डायनोफ्लैजेलेट फोटोसिंथेसिस कर सकता है।
किस कलर का दिखता है? तो डायनोफ्लैजेलेट कलरफुल होते हैं, अलग अलग रंग के देखने मिल सकते हैं, जैसे कि ये येलो कलर का हो सकता है, ग्रीन कलर का हो सकता है, रेड कलर का हो सकता है, ब्राउन कलर का हो सकता है, ब्लू कलर का हो सकता है, ब्राउन कलर, ब्लू कलर, आपके बहुत सारे कलर के देखने को मिलता है। इसका डिफरेंट कलर किस वजह से होता है? इसमें पाए जाने वाले पिगमेंट की वजह से, जो पिगमेंट पाया जाएगा उस हिसाब से इसका कलर होगा। इसमें डिफरेंट कलर के पिगमेंट्स हो सकते हैं और पिगमेंट के बेसिस पर इसका कलर अलग अलग हो सकता है। डायनोफ्लैजेलेट, कुछ डायनोफ्लैजेलेट येलो दिखते हैं, कुछ ग्रीन दिखते हैं, कुछ रेड दिखते हैं, कुछ ब्राउन दिखते हैं, कुछ ब्लू दिखते हैं, कलरफुल है। अच्छा, कहां पर मिलेगा? समुद्र में भी जाएंगे तो समुद्र की तली में मिलेगा या समुद्र की सरफेस में मिलेगा? सी की मेराइन वाटर कहां मिलेगा? सी के सरफेस में मिलेगा। सरफेस में कैसे? तैरता हुआ, और तैरने के लिए इसके पास क्या है? स्विमिंग करने के लिए पानी में फ्लैजला है, फ्लैजला की मदद से पानी में स्विम करता हुआ सबसे ऊपर में देखने को मिलेगा, सी सरफेस में। और किस रंग का दिखेगा? कलरफुल दिखेगा। फोटोसिंथेसिस कर सकता है? हाँ, कर सकता है। कितने फ्लैजला होंगे? 2 फ्लैजला होंगे। कहां कहां होंगे? एक ट्रांसवर्स पोजीशन पर, एक लॉन्गिट्यूडनल पोजीशन पर। एक लॉन्गिट्यूडनल पोजीशन पर और एक ट्रांसवर्स पोजीशन पर होंगे, 2 इसमें फ्लैजला होंगे। फिर अगली बात करते हैं कि ये हैप्लॉइड ऑर्गेनिज्म है या डिप्लॉइड ऑर्गेनिज्म है, तो जान लीजिए इसके पास सिर्फ n नंबर ऑफ क्रोमोसोम है, एक ही n नंबर ऑफ क्रोमोसोम है, इसलिए इसको हैप्लॉइड ऑर्गेनिज्म कहा गया है। हैप्लॉइड कहा गया। डायनोफ्लैजेलेट कैसे हैं? डायनोफ्लैजेलेट हैप्लॉइड ऑर्गेनिज्म है, इसके पास ओनली n नंबर ऑफ क्रोमोसोम है, हैप्लॉइड ऑर्गेनिज्म में आता है। ठीक है, n नंबर ऑफ क्रोमोसोम है, हैप्लॉइड डायनोफ्लैजेलेट, इसमें एक सेट ऑफ क्रोमोसोम होता है। अब हमारे कल की क्लास याद करो, अगर किसी ने लास्ट क्लास से ध्यान से देखी होगी तो उसको याद होगा कि हैप्लॉइड ऑर्गेनिज्म में कौन सा लाइफ साइकिल चलेगा, हैप्लॉन्टिक या डिप्लॉन्टिक? हैप्लॉइड ऑर्गेनिज्म में हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल चलेगा, हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल चलेगा, हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल चलेगा। अब देखें, हैप्लॉइड ऑर्गेनिज्म की बात करें, हैप्लॉइड ऑर्गेनिज्म में कौन सी मियोसिस होगी? कल की क्लास याद है अगर तो बताइए जल्दी से। हैप्लॉइड ऑर्गेनिज्म में गैमेट बनते समय मियोसिस होती है, जाइगोट में होती है। तो हैप्लॉइड ऑर्गेनिज्म में जाइगोट में मियोसिस होती है, इसलिए इसको जाइगोटिक मियोसिस कहते हैं। ये सब हमने कल की क्लास में डिस्कस कर चुके हैं, लास्ट क्लास में। तो हैप्लॉइड ऑर्गेनिज्म में जाइगोटिक मियोसिस होती है और हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल होती है। तो डायनोफ्लैजेलेट हैप्लॉइड है, इसलिए डायनोफ्लैजेलेट का लाइफ साइकिल कौन सा लाइफ साइकिल कहलाएगा? हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल कहलाएगा। डायनोफ्लैजेलेट का में कौन सी मियोसिस होगी? जाइगोटिक मियोसिस होगी, जाइगोट के में मियोसिस होगी, इसलिए इसको जाइगोटिक मियोसिस कहते हैं। इतना समझ में आया बात? अब हम बात करें कि डायनोफ्लैजेलेट प्रोकैरियोट्स हैं या यूकैरियोट्स हैं, तो याद रखिए, ना तो ये प्रोकैरियोट्स हैं ना ही ये यूकैरियोट्स हैं, दोनों के बीच के हैं। ना ही प्रोकैरियोट है ना ही ये यूकैरियोट है, पूरी तरह से ये मीजोकैरियोट है, दोनों के बीच का। तो प्रोकैरियोट, यूकैरियोट और मीजोकैरियोट में डिफरेंस पढ़ाते हैं आपको। 3 तरह के ऑर्गेनिज्म होते हैं, वैसे तो 2 ही होते हैं, प्रोकैरियोट और यूकैरियोट, लेकिन 3 मेजर पार्ट में ऑर्गेनिज्म को बांटा गया है, प्रोकैरियोट, मीजोकैरियोट और यूकैरियोट। ये 3 तरह की सेल बांटी गई हैं। वैसे तो मेजरली 2 ही होती हैं, प्रोकैरियोट और यूकैरियोट, बट कभी कभी इसे अगर देखा जाए, ध्यान से देखा जाए तो 3 तरह की सेल दिखाई देती हैं। कौन कौन सी? प्रोकैरियोट, यूकैरियोट और मीजोकैरियोट। किस बेसिस पर बांटा गया है? बेसिस देखा जाए तो बेसिस देखते हैं। पहला आपका देखा जाएगा कि इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पाई जाती कि नहीं पाई जाती, पहला बेसिस है। न्यूक्लियस के चारों तरफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट है या अब्सेंट है, तो प्रोकैरियोट में याद रखिएगा अब्सेंट होती है, और मीजोकैरियोट में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पाई जाती है, यूकैरियोट में भी पाई जाती है, पहला चीज। दूसरा कैरेक्टर, न्यूक्लियोलस को देखा जाएगा, न्यूक्लियोलस को देखा जाएगा, न्यूक्लियोलस है कि नहीं है। तो प्रोकैरियोट में न्यूक्लियोलस नहीं होता, मीजोकैरियोट में न्यूक्लियोलस होता है, यूकैरियोट में होता है। चलो, अच्छी बात है। तीसरा चीज देखा जाएगा, क्रोमैटिन। क्रोमैटिन देखा जाएगा, क्रोमैटिन है कि नहीं है। तो क्रोमैटिन तो आपके तीनों में होता है, लेकिन याद रखिएगा ट्रू क्रोमैटिन की बात करें, ट्रू क्रोमैटिन
ट्रू क्रोमैटिन, ट्रू क्रोमैटिन। अगर हम ट्रू क्रोमैटिन की बात करें तो इसके पास भी ट्रू क्रोमैटिन नहीं होते, इसके पास भी ट्रू क्रोमैटिन नहीं होते, सिर्फ यूकैरियोट में ट्रू क्रोमैटिन होते हैं। मतलब इसके ऊपर के दो कैरेक्टर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियोलस तो मैच कर रहा है यूकैरियोट से, लेकिन इसके पास क्रोमैटिन ट्रू क्रोमैटिन नहीं होते और इस वजह से इसको ना तो यूकैरियोट में पूरी तरह रख सकते हो ना प्रोकैरियोट में रख सकते हो, बीचों बीच में रखते हैं और इस तरह के इसको मीजोकैरियोट कहते हैं। अच्छा, ट्रू क्रोमैटिन क्यों नहीं है? क्या चीज कम है? हिस्टोन नाम का प्रोटीन कम है। कौन सा प्रोटीन कम होता है? हिस्टोन प्रोटीन। हिस्टोन प्रोटीन ये एक स्पेशल प्रोटीन है और ये हिस्टोन प्रोटीन प्रोकैरियोट में नहीं पाया जाता, मीजोकैरियोट में नहीं पाया जाता, सिर्फ और सिर्फ यूकैरियोट में पाया जाता है। तो याद रखिएगा किस बेसिस पर ये यूकैरियोट से डिफरेंट है? सभी बेसिस पर सेम है, सिर्फ एक चीज अलग है इसमें यूकैरियोट से, क्या? इसके पास हिस्टोन प्रोटीन नहीं पाया जाता और हिस्टोन प्रोटीन ना पाए जाने की वजह से इसका क्रोमैटिन फॉल्स क्रोमैटिन कहलाता है, ट्रू क्रोमैटिन नहीं कहलाता और इसलिए ये पूरी तरह से यूकैरियोट भी नहीं है और पूरी तरह से प्रोकैरियोट भी नहीं है, बीचों बीच का एग्जांपल है, इसको मीजोकैरियोट कहेंगे। डायनोफ्लैजेलेट कौन से हैं? डायनोफ्लैजेलेट मीजोकैरियोट है, याद रखिएगा, ना ही प्रोकैरियोट है ना यूकैरियोट है। लेकिन मैक्सिमम कैरेक्टर यूकैरियोट से मैच करता है, सेल ऑर्गेनल्स वगैरह सब कुछ होते हैं, सब कुछ यूकैरियोट जैसा होता है और मैक्सिमम कैरेक्टर यूकैरियोट जैसा मैच करता है, इसलिए इसको मेजर साइंटिस्ट आपको यूकैरियोट कह सकते हैं। हम आपको पढ़ाए थे किंगडम प्रोटिस्टा के ऑर्गेनिज्म यूकैरियोटिक होते हैं, आपको पहले बताए थे, ठीक है। तो अगर आपको अलग से कैटेगरी मीजोकैरियोट होगी तो मीजोकैरियोट चुनना है, लेकिन अगर आपके पास सिर्फ दो ही ऑप्शन हो, प्रोकैरियोट और यूकैरियोट, तब आपको यूकैरियोट में इसको कंसीडर करना है, ठीक है। सिर्फ यूकैरियोट से सिर्फ एक मामले में डिफरेंट है, हिस्टोन प्रोटीन ना पाए जाने में, ठीक है। तो ये बात की है हमने, क्या जाना कि डायनोफ्लैजेलेट जो है वो मीजोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है, मीजोकैरियोट का एग्जांपल है, ठीक है, प्रोकैरियोट और यूकैरियोट के बीच का है, इसलिए इसको मीजोकैरियोट कहते हैं। फिर हमने अगली बात जानी कि डायनोफ्लैजेलेट अपने बच्चे बहुत जल्दी जल्दी पैदा करते हैं, समुद्र में बहुत जल्दी जल्दी बच्चे पैदा करते हैं और उन्हीं में से एक डायनोफ्लैजेलेट का नाम है गोनाइलेक्स, GONYAULAX। गोनाइलेक्स की बात करें, गोनाइलेक्स क्या है? एक डायनोफ्लैजेलेट का एग्जाम्पल है, डायनोफ्लैजेलेट ग्रुप का नाम है, उसमें से एक एग्जाम्पल है गोनाइलेक्स। गोनाइलेक्स किस रंग का दिखता है? तो गोनाइलेक्स देखेंगे तो आपका रेड रंग कलर का दिखता है। किस रंग का दिखता है? रेड कलर का होता है। अब गोनाइलेक्स जल्दी जल्दी बच्चे पैदा करेगा कि नहीं करेगा? हाँ, डायनोफ्लैजेलेट जल्दी जल्दी बच्चे पैदा करते हैं और जल्दी जल्दी बच्चे पैदा करते हैं। कहाँ रहता है ये? समुद्र में होता है। कहाँ होता है ये? समुद्र में होता है और जल्दी जल्दी बच्चे पैदा करेगा, बढ़ता हुआ दिखेगा, बढ़ता हुआ दिखेगा, जैसे समुद्र में ज्वार भाटा आता है, टाइड, टाइड जानते हो आप, TIDE, टाइड। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे टाइड जान लें, हिंदी वाले बच्चे ज्वार भाटा जान लें। समुद्र में आता है हर 15 दिनों में, ठीक है, पानी ऊपर नीचे होता है, उसको ज्वार भाटा कहते हैं, टाइड कहते हैं। तो गोनाइलेक्स क्या है? जब समुद्र में बहुत ज्यादा हो जाता है और लाल लाल रंग का होता है और समुद्र में ज्यादा हो जाता है तो लगता है समुद्र का पानी ऊपर बढ़ रहा है, ऊपर बढ़ रहा है, और इसको रेड टाइड के नाम से भी जानते हैं। तो रेड टाइड क्या होता है, कोई पूछे आपसे, तो रेड टाइड कुछ नहीं है, एक्सेस ग्रोथ ऑफ गोनाइलेक्स है या एक्सेस ग्रोथ ऑफ डायनोफ्लैजेलेट है। डायनोफ्लैजेलेट की बहुत ज्यादा ग्रोथ हो जाती है, जल्दी मल्टीप्लिकेशन कर देता है समुद्र में, तो उसी घटना को रेड टाइड के नाम से जानते हैं। गोनाइलेक्स या फिर डायनोफ्लैजेलेट, जो याद रखो, गोनाइलेक्स या डायनोफ्लैजेलेट के ज्यादा जल्दी जल्दी बच्चे पैदा करने की वजह से समुद्र में लाल लाल दिखता है बढ़ता हुआ, और उसे हम रेड टाइड कहते हैं। लाल रंग का होता है इसलिए रेड कहते हैं, और टाइड ऊपर की ओर बढ़ता है इसलिए टाइड कहते हैं, रेड टाइड के नाम से जानते हैं। तो आपसे कोई पूछे रेड टाइड के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है, तो रेड टाइड के लिए रिस्पॉन्सिबल है गोनाइलेक्स या डायनोफ्लैजेलेट। और आगे चलते हैं, तो इसको समुद्र का भूत भी कहते हैं, याद रखिए, डायनोफ्लैजेलेट को समुद्र का भूत भी कहते हैं। भूत का काम क्या होता है? भूत में जानते हो, सुने हो कभी भूत नाम? भूत का काम क्या होता है? डराना, लोगों को डराना। तो डायनोफ्लैजेलेट लोगों को डराता है, इसलिए इसको समुद्र का भूत भी कहते हैं। सी घोस्ट के नाम से जानते हैं। घोस्ट मतलब होता है भूत, समुद्र का भूत, ठीक है। समुद्र में रहता है, लोगों को डरा देता है, लोग डर जाते हैं और इसीलिए समुद्र का भूत कहते हैं। अब बताओ भैया, भूत है ये, कैसे डराता होगा लोगों को? ऐसे लंबे लंबी सींग निकली होंगी? नहीं। डरते कैसे हैं लोग इससे? सोचो तुम समुद्र में गए,
ठंड का मौसम है, लोग अंदर घर से बाहर निकलते नहीं, नहाते नहीं 2-2 3-3 दिन तक। तुम लोग भी कैसे करते होगे ठंड में? देखो 2-2 3-3 दिन नहाते नहीं बहुत सारे बच्चे। तुम नहाते हो? बहुत सारे बच्चे नहीं नहाते। ठीक है, समुद्र में इतनी ठंड होती है, सब उसमें आपके ठंड के मौसम में इतनी ठंड होती है। और उस मौसम में अगर कोई रात को समुद्र में बहुत सारे लोग दिखाई दें आपको, समुद्र में लोग रजाई से बाहर नहीं निकलते, उस समय समुद्र में बहुत सारे लोग आपको दिखाई देंगे, तो आप क्या सोचोगे? रात को, आधी रात को समुद्र में वो लोग क्या कर रहे हैं? इतने सारे लोग, समझना, डर जाते हैं लोग। क्यों? गोनाइलेक्स जो है ये, या फिर डायनोफ्लैजेट बोले तो रात को ऐसा दिखता है जैसे कोई टॉर्च, दूर से टॉर्च मारता हुआ दिखता है ना समुद्र में, कोई टॉर्च मारो, चमकता हुआ दिखता है, चमकदार होता है और दूर से चमकता हुआ लगता है जैसे कोई टॉर्च दिखा रहा हो। ऐसा अगर समुद्र के बीच में वहां पे कोई है, दूर से देखो तो ऐसा लगता है कि कोई है वहां पे, टॉर्च दिखा रहा, लाइट जल रही वहां पर। समुद्र में लाइट जलती है क्योंकि आप याद रखिए डायनोफ्लैजेट में क्या होता है, बायोल्यूमिनेंस नाम की घटना होती है। बायोल्यूमिनेंस, बायोल्यूमिनेंस, ठीक है, नाम की घटना। तो बायोल्यूमिनेंस क्या होता है? तो बायोल्यूमिनेंस की बात करें हम तो बायोल्यूमिनेंस का मतलब होता है चमकना। कोई चमकती हो, कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म चमकता हो तो इस घटना को बायोल्यूमिनेंस कहते हैं। जैसे जुगनू, जुगनू का नाम सुने होंगे आप लोग। जुगनू जो है वो आपका रात को चमकता है। जुगनू जो होता है वो आपका रात को चमकता है। तो आपको पता है कि जुगनू रात को चमकता क्यों है? देखा होगा, देखा है आपने रात को जुगनू को चमकते हुए? कीड़ा होता है जुगनू, हवा में उड़ता रहता है चमकता हुआ। तो क्यों चमकता है रात को? बायोल्यूमिनेंस की वजह से। बायोल्यूमिनेंस का मतलब कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म जब चमकता है उसको बायोल्यूमिनेंस कहते हैं। और बायोल्यूमिनेंस क्यों होगा? उसके साइटोप्लाज्म में कोई फोटोजेनिक रिएक्शन हो रही होगी। कौन सी रिएक्शन? फोटो मतलब लाइट, जेनिक मतलब जनरेट, जेनिक, फोटोजेनिक रिएक्शन चल रही होगी उसकी साइटोप्लाज्म में। जब किसी ऑर्गेनिज्म के साइटोप्लाज्म में फोटोजेनिक रिएक्शन चलती है, फोटो जनरेट होती है, लाइट जनरेट होने वाली रिएक्शन चलती है, तो उसके शरीर से लाइट निकलती है और उसकी वजह से चमकता हुआ दिखता है। जुगनू को आपका सबसे अच्छा एग्जांपल है। वैसे जैसे जुगनू चमकता है रात को, वैसे ही आपका डायनोफ्लैजेलेट चमकता हुआ दिखता है और दूर से देखने पे लगता है कि कोई है समुद्र के बीच में, कोई चमकदार चीज है, कुछ चमक रहा है समुद्र के बीच में, और लोग डर जाते हैं, भूत 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 चिल्ला देते हैं। इसलिए समुद्र का भूत कह दिया गया है इसको। लोग समुद्र का भूत बोले लगते हैं। क्यों? रात को समुद्र में चमकता हुआ दिखता है। कभी समुद्र जाना, समुद्र के किनारे खड़े होकर देखना, रात को अंधेला अगर रहेगा, अच्छा खासा अंधेला रहे, चारों तरफ अंधेला रहे, लाइट वाइट ना चल रही हो, समुद्र किनारे खड़े हो जाना, आपको कुछ चमकता हुआ कुछ दिखेगा समुद्र में दूर में। और जो चमकता हुआ दिखेगा तो आप समझ जाना कुछ और नहीं है, वो डायनोफ्लैजेलेट ही है। आपको एक मूवी याद है? एक मूवी में, मूवी याद है किसी को? जिस मूवी में डांस करते हुए वो हीरोइन जाती है, और एक क्या तो नाम है, एक विलन शायद मूवी का नाम है। उस मूवी में डांस करते हुए जाती है और ऐसे पानी गिराती है, उसमें मोती से चमकता हुआ पानी दिखता है। ठीक है, मूवी का नाम हमको याद नहीं है, आप लोग देख लेना कौन सी मूवी में था। ठीक है, डांस करते हुए हीरोइन जाती है समुद्र के पास, पानी के पास, और समुद्र का पानी उठाती है, पानी ऐसे चमकता हुआ दिखता है। वो कुछ और नहीं था। क्यों चमक रहा था पानी? क्योंकि वहां पर डायनोफ्लैजेलेट था। डायनोफ्लैजेलेट पानी में चमकता, शायद एक विलन मूवी थी। डायनोफ्लैजेलेट पानी में चमकते हैं, समुद्र में रहते हैं। क्यों चमकते हैं? बायोल्यूमिनेंस नाम की घटना होती है। बायोल्यूमिनेंस क्यों होता है? फोटोजेनिक रिएक्शन होती है उसके साइटोप्लाज्म में, इस वजह से होता है। और चमकने की वजह से लोग इसको समुद्र का भूत कहते हैं, सी घोस्ट के नाम से जानते हैं। समुद्र का भूत चमकता हुआ दिखता है। अच्छा बताओ, दिन में चमकता है कि रात को चमकेगा? तारे कब चमकते हैं, दिन में या रात में? जुगनू कब चमकता है, दिन में या रात में? डायनोफ्लैजेलेट कम चमकेगा, दिन में या रात में? जो रात बोल रहे हैं उनका आंसर गलत है, याद रखना। जुगनू हो चाहे तारे हो चाहे डायनोफ्लैजेलेट हो, जुगनू हो चाहे स्टार हो और चाहे आपकी डायनोफ्लैजेलेट हो, 24/7 चमकते रहते हैं, हर समय चमकते रहते हैं। चाहे दिन हो या रात हो, हर समय चमकते रहते हैं। दिन में सन की लाइट इतनी तेज होती है कि उनकी चमक दिखती नहीं है, और अंधेले में रात में उनकी चमक दिखती है। चाहे स्टार की चमक हो, चाहे जुगनू की चमक हो, या किसी और की चमक हो। सनलाइट की वजह से हम दिन में देख नहीं पाते हैं अच्छे से क्लियरली, लेकिन चमकते 24/7 है हर समय। ये नहीं कि रात देख के वो चमकते हैं।
तो याद रखना डायनोफ्लैजेलेट कब बायोल्यूमिनेंस करता है? 24 आवर, हर समय। लेकिन दिखता कब है, विजुलाइज कब होता है? नाइट के समय। इसलिए नाइट के समय दिखाई देता है, इसलिए इसको नाइट लाइट के नाम से भी जानते हैं। नाइट लाइट, रात की रोशनी, नाइट लाइट के नाम से भी जानते हैं। तो इसके दो नाम मालूम चल गए आपको, नाइट लाइट और सी घोस्ट। किस रंग का चमकता है? तो कई कलर के चमक सकता है, येलो रंग का भी चमकता है ज्यादातर। अब येलोइश रंग का चमकता है दूर से देखने में, तो लगता है दूर से देखने में समुद्र में आग लग गई है, समुद्र में आग लग गई, ऐसा महसूस होता है, चमकता हुआ दिखता है दूर से। तो इसीलिए इसको आपको सी फायर के नाम से भी जानते हैं, या इसको फायर एल्गी के नाम से भी जानते हैं। फायर एल्गी, फायर एल्गी के नाम से भी इसे जानते हैं, याद रखिएगा। तो फायर एल्गी क्यों कहते हैं? चमकता हुआ दिखता समुद्र में, चमकता हुआ दिखता समुद्र में, जैसे आग लग गई। कितने सारे नाम हो गए इसके चमकने की वजह से। कौन कौन सा नाम? सी घोस्ट, समुद्र का भूत, नाइट लाइट, रात की रोशनी, फायर एल्गी, जलने वाला एल्गी, फायर मतलब होता है जलना, जलता हुआ एल्गी। इतने सारे इसके निक नेम हैं। किसके? डायनोफ्लैजेलेट के। कई कलर का होता है, और इसकी वजह से रेड टाइड भी होता है। रेड टाइड मतलब अगर बहुत जल्दी बच्चे पैदा करें तो इसे रेड टाइड कहते हैं। एग्जाम्पल गोनाइलेक्स पढ़ाए हैं हम आपको। फिर हम बात करते हैं कि आपका ये जो बहुत ज्यादा बच्चे पैदा करेगा, बहुत ज्यादा बच्चा पैदा करेगा, इसके ज्यादा बच्चा पैदा करने की वजह से क्या होगा? समुद्र में बहुत सारे ये हो जाएंगे, डायनोफ्लैजेलेट हो जाएंगे। बहुत सारे हो जाएंगे तो अच्छा है या खराब है? खराब है। याद रखना, अगर पानी में ये डायनोफ्लैजेलेट बहुत ज्यादा हो जाए तो पानी के लिए खराब है। क्यों? क्योंकि इनके शरीर से जब बहुत ज्यादा मल्टीप्लाई करते हैं तो ये सिक्रीट करते हैं एक टॉक्सिक मटेरियल, जहरीला पदार्थ, अपनी बॉडी से एक टॉक्सिक रिलीज करते हैं, टॉक्सिन रिलीज करते हैं। और उस टॉक्सिन का नाम होता है सेक्सी टॉक्सिन नाम का, सेक्सी टॉक्सिन नाम का जहरीला पदार्थ। जहरीला पदार्थ का नाम है सेक्सी टॉक्सिन। तो सेक्सी टॉक्सिन नाम का जहरीला पदार्थ अपने बॉडी से छोड़ते हैं। कहां छोड़ेंगे? पानी में, मतलब पानी में छोड़ेंगे। तो पानी में एक जहरीला पदार्थ छोड़ देते हैं। ये बहुत सारे अगर हो गए, गिनती बढ़ गई, तो पानी में एक जहरीला पदार्थ छोड़ते हैं। उस जहरीले पदार्थ का नाम है, उस टॉक्सिक मटेरियल का नाम है सेक्सी टॉक्सिन। और इस सेक्सी टॉक्सिन की हम बात करें, ये सेक्सी टॉक्सिन की वजह से पानी में रहने वाले एक्वेटिक एनिमल जो हैं, पानी में रहने वाले एक्वेटिक एनिमल जो हैं, उनका क्या होगा? एक्वेटिक एनिमल्स मर जाएंगे, डाई, मर जाएंगे। इस जहर की वजह से पानी में रहने वाली मछली हो गए, जीव जंतु हो गए, जो पानी में रहते हैं एनिमल्स, तो एक्वेटिक एनिमल मर जाते हैं। क्यों मर जाते हैं? क्योंकि पानी में एक जहर छोड़ देते हैं ये, उस जहर का नाम है सेक्सी टॉक्सिन। सेक्सी टॉक्सिन नाम के जहर की वजह से पानी में रहने वाले जीव जंतु मर जाते हैं, एक्वेटिक एनिमल्स मर जाते हैं। इसलिए डायनोफ्लैजेलेट बहुत ज्यादा बढ़ जाए समुद्र में तो अच्छा है, खराब है? खराब है। ठीक है, खराब है। अगर मान लो हमको कोई फायदा है, नुकसान नहीं से जहर से कोई दिक्कत है, हम तो जहर पिएंगे नहीं, समुद्र का पानी हम पीते नहीं है, इसलिए जहर हमारे शरीर में तो जाएगा नहीं डायरेक्ट। लेकिन ये जहर हमारे शरीर में ह्यूमन तक पहुंच जाता है थ्रू, ह्यूमन तक पहुंचता है थ्रू फूड चैन। फूड चैन से हमारे शरीर तक पहुंच जाता है, क्योंकि समुद्र का पानी तो हम पीते नहीं है, तो डायरेक्ट हमारे शरीर में जाएगा नहीं, लेकिन फूड चैन से होते हुए हमारे पास पहुंच जाएगा। कैसे? सोचो, इसने सेक्सी टॉक्सिन नाम का, डायनोफ्लैजेलेट ने सेक्सी टॉक्सिन नाम का जहर कहां छोड़ दिया? इसने रिलीज कर दिया वाटर में, पानी में। वाटर में कौन रह रही थी? मछली थी, फिश थी, मान लो एक केकड़े थे, कुछ भी थे। फिश ने जहर पी लिया, पानी पिया, और फिश के थ्रू उसके शरीर में चला गया, तो फिश मर जाएगी कि नहीं मर जाएगी? मर जाएगी। फिश शरीर में जहर है कि नहीं है? चला गया जहर, सेक्सी टॉक्सिन नाम का जहर फिश की, मछली के शरीर में चला गया। अब कोई मछुआरा गया और उस मछली को पकड़ कर ले आया, मरी हुई मछली को, या इस मछली को जिसका जहर से मरी थी, और इस मछली को ला के बाजार में बेच दिया, और उसको आपने, ह्यूमन ने खा लिया। इस मछली को ह्यूमन ने खा लिया, और जैसे खाओगे, मछली खाओगे, तो मछली के शरीर में जहर था, तो आपके शरीर में जहर चला गया कि नहीं चला गया? चला गया। तो क्या होगा? ये सेक्सी टॉक्सिन नाम का जहर फूड चैन से होते हुए, खाने के थ्रू होते हुए हमारे ह्यूमन के शरीर तक जा सकता है। और ये आपके शरीर में जाएगा तो आपको मारेगा नहीं, इतना बड़ा बॉडी है, इतू से जहर से आप मरेंगे नहीं। मछली तो मर गई थी, इतना सा जहर मछली को मारने के लिए काफी था, लेकिन इंसान को मारने के लिए इतना सा जहर काफी नहीं होता। जल्दी से इतने कम जहर से आप नहीं मरोगे।
लेकिन आपके शरीर में पैरालाइसिस नाम की एक घटना हो जाएगी। ह्यूमन को क्या हो जाएगा? ह्यूमन को पैरालाइसिस हो जाएगा। पैरालाइसिस मतलब लकवा मार देगा, हाथ पैर काम करना बंद कर देंगे, पैरालाइसिस हो जाएगा। किस जहर की वजह से? टॉक्सिन की वजह से। टॉक्सिन ह्यूमन तक कैसे पहुंचेगा? फूड चेन के थ्रू, खाने के थ्रू। और इससे ह्यूमन को क्या नुकसान होगा? पैरालाइसिस नाम की घटना हो सकती है ह्यूमन को। इस तरह आपने समझा कि डायनोफ्लैगेलेट क्या होते हैं। समुद्र का भूत, नाइट लाइट, इसको बहुत सारे नाम से जानते हैं। ठीक है, थैंक यू।